नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? पहला गति नियम, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम, पहला, दूसरा व तीसरा गति नियम। इसका सही उत्तर है तीसरा गति नियम। अच्छा, तीसरा। हाँ, मतलब जैसे न्यूटन का तीसरा नियम कहता है ना कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हाँ, चूंकि बर्फ एकदम चिकनी है तो घर्षण तो है नहीं वहां। हाँ, घर्षण नहीं है। तो ऐसे में उसे ना अपना जूता या कोई भी भारी चीज उल्टी दिशा में जोर से फेंकनी होगी या हवा फूंकनी होगी। ओहो, ताकि प्रतिक्रिया के बल से वो पीछे खिसक सके। बिल्कुल सही। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, शांता के कारण, कपूर का ये गुण है, जल के घनत्व के कारण? इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन? हाँ, बिल्कुल। होता क्या है कि कपूर ना पानी में एक समान रूप से नहीं घुलता है। अच्छा, कहीं ज्यादा और कहीं कम? हाँ, तो उसकी वजह से पृष्ठ तनाव लगातार बदलता रहता है और एक असंतुलित बल पैदा होता है जो उससे सतह पर न जाता है। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिमित हो जाता है? इसका उत्तर है घट जाता है। घट जाता है? हाँ, मतलब डिटर्जेंट पानी के उस आपसी खिंचाव को ना तोड़ देता है। अच्छा, जिससे पानी आसानी से फैल सके। बिल्कुल। तभी तो पानी पृष्ठ तनाव कम होने से कपड़ों की बहुत बारीक रेशों तक पहुंचकर मैल निकाल पाता है। सही लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है? इसका भी सही उत्तर है घट जाता है। सेम लॉजिक काम करता है यहाँ भी। एकदम पानी के अणुओं के बीच का जो मजबूत खिंचाव होता है ना, वो साबुन के कारण काफी कमजोर हो जाता है। हाँ, तभी तो हम साबुन के वो बड़े बड़े बुलबुले बना पाते हैं जो सादे पानी से नहीं बनते। बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है, उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, निचले भाग में वो शोभा नहीं देती है। इसका उत्तर है सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। मतलब वो कन्वेक्शन या संवहन वाली प्रक्रिया। हाँ, गर्म हवा हमेशा ठंडी हवा से हल्की होती है ना, तो ऊपर की तरफ उठती है। जैसे हॉट एयर बलून आसमान में उड़ता है। बिल्कुल वही सेम सिद्धांत यहाँ भी काम करता है, कमरे की हवा को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। कारण अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। इसका सही विकल्प है कथन सही है परंतु कारण गलत है। हाँ, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि डिटर्जेंट तो पृष्ठ तनाव घटाते हैं। एकदम सही पकड़ा। डिटर्जेंट हमेशा पृष्ठ तनाव कम करते हैं ना कि बढ़ाते हैं। तो कारण वाला हिस्सा बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। इसका सही उत्तर है गुरुत्व नहीं होता। मतलब माइक्रोग्रेविटी होती है वहां। हाँ, स्पेस स्टेशन के अंदर ना सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का माहौल होता है, तो वहां ऊपर या नीचे जैसी कोई दिशा ही महसूस नहीं होती। तभी वो बस हवा में तैरते रहते हैं, कोई उन्हें नीचे खींचता ही नहीं है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह भी केशी कली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई दुगनी हो जाती है, आधी रह जाती है, वही रहती है, शून्य हो जाती है? इसका सही उत्तर है आधी रह जाती है। आधी हो जाती है। हाँ, यूरिन के नियम के हिसाब से ना नली की त्रिज्या और उसमें पानी चढ़ने की ऊंचाई एक दूसरे के उल्टे अनुपात में होते हैं। मतलब नली जितनी चौड़ी होगी पानी उतना ही कम ऊंचाई तक जाएगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्यानता की इकाई है पॉइज, पास्कल, पॉइजुली
इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है पॉइज। शानता मतलब विस्कोसिटी, राइट? हाँ, शांता को आप तरल पदार्थों का अपना आपसी घर्षण मान सकती हैं। जैसे शहद पानी की तुलना में ज्यादा शान होता है ना। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा गाढ़ा होता है। बिल्कुल, और इसे मापने की इकाई पॉइज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केशनलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई दोनों केशनलियों में बराबर होगी, अधिक व्यास वाली केशनली में अधिक होगी, कम व्यास वाली केशनली में अधिक होगी, जल के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका उत्तर है कम व्यास वाली केशनली में अधिक होगी। हाँ, अभी हमने ज्यूरीन के नियम में यही तो समझा कि पतली नली में पानी ज्यादा ऊपर जाएगा। बिल्कुल, और कुदरत में भी ऐसा ही होता है। जैसे पेड़ों की जड़ें बहुत पतली नलियों से ही पानी इतना ऊपर तक खींच लेती हैं। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दाब अंतर, केशिकीय घटना, तेल की कम श्यानता, तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। इसका उत्तर है केशिकीय घटना। वही कैपिलरी एक्शन। हाँ, सूती धागे के जो छोटे छोटे रेशे होते हैं ना, उनके बीच की जगह एक बहुत बारीक पाइप या केशनली की तरह ही काम करती है। और तेल गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर खिंचता चला जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, केपलर का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम? सही उत्तर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये तो बहुत ही क्लासिक सवाल है ना स्कूल के दिनों का। हाँ, मतलब जहाज की बनावट ही ऐसी होती है कि वो अंदर से खोखला होता है और अपने वजन से कई ज्यादा पानी हटा देता है। और सुई पूरी ठोस होती है तो वो डूब जाती है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लवन का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, करंट व वोल्टेज में संबंध? सही उत्तर है प्लवन का नियम। मतलब फ्लोटेशन या तैरने का नियम। हाँ, और आपको पता है पनडुब्बियों का जो डिजाइन होता है ना, वो भी इसी नियम पर आधारित होता है। ओहो, जो अपनी जरूरत के हिसाब से पानी के अंदर और ऊपर दोनों जगह जा सकती हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णता या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत, हुक का नियम? इसका उत्तर है आर्किमिडीज का सिद्धांत। वही कुएं से पानी खींचते समय पानी के अंदर बाल्टी हल्की लगने वाला उदाहरण। हाँ, एकदम। और वो मशहूर कहानी तो सुनी होगी आपने कि कैसे आर्किमिडीज बाथटब से यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए नंगे भागे थे। हाँ, मैंने पा लिया। बहुत ही मजेदार किस्सा है वो विज्ञान के इतिहास का। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर, इनमें से सभी? सही उत्तर है आर्किमिडीज। उत्प्लावकता मतलब बायंसी। हाँ, और सोचिए ये सिद्धांत आज से हजारों साल पहले खोजा गया था, जब कोई आधुनिक लैब या कंप्यूटर भी नहीं था। सच में कमाल। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज हमारा मकसद है भौतिक विज्ञान के कुछ बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी सिद्धांतों को समझना। हाँ, और वो भी बिना किसी लंबी भूमिका के। सही कहा। जैसे गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लावकता और पृष्ठ तनाव। इन्हें हम सीधे सवालों और उनके वैज्ञानिक तथ्यों के जरिए समझेंगे। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ए. ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, बी. ठोस के द्रव्यमान पर, सी. ठोस के भार पर, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए। अच्छा, यानी ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। इसी को हम भौतिकी में आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। सीधी सी बात है, जितना द्रव हटेगा उछाल भी उतना ही मिलेगा। बहुत ही सीधा नियम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है ए. लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, बी. लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, सी. लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है, डी. ये जल का विस्थापन नहीं करता है। इसका सही उत्तर है ए। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। मतलब ये घनत्व का खेल है पूरा। बिल्कुल। लोहे का घनत्व पानी से ज्यादा होता है, इसलिए ये अपने भार के बराबर पानी हटा ही नहीं पाता।
और नतीजा ये होता है कि वो डूब जाता है। सही कहा आपने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने ए आयतन के बराबर, बी भार के बराबर, सी पृष्ठभाग के बराबर, डी घनत्व के बराबर। इसका उत्तर है ए, आयतन के बराबर। अच्छा, आयतन के बराबर हटाने पे डूब जाएगी। हाँ, क्योंकि तैरने के लिए नाव को अपने भार के बराबर पानी हटाना होता है। अगर वो अपने आयतन के बराबर पानी हटा रही है तो इसका सीधा मतलब है कि वो पूरी तरह पानी के अंदर जा चुकी है। ओहो, मतलब वो सतह पे नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं। समझ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी ग्रीस। इसका सही उत्तर है डी, ग्रीस, यानी यूनान। हाँ, ग्रीस के इस महान गणितज्ञ ने ही पानी के विस्थापन का ये ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था, जो आज तक इतना काम आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है? ए आसंजक बल का अभाव, बी पृष्ठ तनाव, सी आपस में मिल नहीं सकते, डी तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। सही उत्तर है ए, आसंजक बल का अभाव। आसंजक बल मतलब? एडहेसिव फोर्स। एकदम सही। दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही आसंजक बल कहते हैं। हाँ, और तेल और पानी के बीच इस बल का पूरी तरह अभाव होता है, इसीलिए वे आपस में नहीं चिपकते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द? ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। इसका सही उत्तर है बी, पश्चिम से पूर्व। अच्छा, तो ये पृथ्वी के घूमने की दिशा से जुड़ा है? बिल्कुल, ये उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा जो कि पश्चिम से पूर्व है उसी से मेल खाता है। इसीलिए तो ये उपग्रह पृथ्वी से देखने पर हमेशा स्थिर लगता है। बहुत ही कमाल की तकनीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहिए में बॉल बेरिंग का कार्य है? ए घर्षण को बढ़ाना, बी गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, सी स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, डी मात्र सुविधा के लिए। सही उत्तर है बी, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदलना। हाँ, जब हम गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलते हैं तो ऊर्जा की बहुत भारी बचत होती है। इसीलिए मशीनें इतनी स्मूथ चलती हैं। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? ए बढ़ेगा, बी कम होगा, सी उतना ही रहेगा, डी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। इसका उत्तर है सी, उतना ही रहेगा। वेट, सच में बढ़ता नहीं है? नहीं, यहीं पर आर्किमिडीज का नियम काम आता है। बर्फ तैरते समय पहले ही अपने भार के बराबर पानी हटा चुकी होती है। अच्छा, तो जब वो पिघलती है तो स्तर में कोई बदलाव नहीं आता, वो बस अपनी ही हटाई हुई जगह को भरती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड, बी 19.6 मीटर प्रति सेकंड, सी 29.4 मीटर प्रति सेकंड, डी 39.2 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही उत्तर है सी 29.4 मीटर प्रति सेकंड। ये तो पूरा गणित है। हाँ, बस वेग का सीधा सा सूत्र लगाना है। 9.8 को 3 से गुणा करने पर सीधा 29.4 आता है। एकदम सटीक। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g/6 है। तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा ए 100/6 किलोग्राम, बी 60 किलोग्राम, सी 100 किलोग्राम, डी 600 किलोग्राम। इसका सही उत्तर है सी 100 किलोग्राम। तो ये 100 किलोग्राम ही रहेगा। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना जरूरी है। कैसा भ्रम? गुरुत्वाकर्षण बदलने से भार बदलता है, लेकिन द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। ओहो, मतलब जो चीज 100 किलोग्राम की है उसका द्रव्यमान चांद पर भी 100 किलोग्राम ही रहेगा। एकदम सही पकड़े आप। ये बहुत जरूरी जानकारी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावर शक्ति का एसआई मात्रक वॉट किसके समतुल्य है? ए किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -2, बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -3, सी किलोग्राम मीटर
सेकंड की घात -2, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -3। हाँ, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और गणितीय रूप से इसे इसी इकाई में मापा जाता है। चलिए, सूत्र भी स्पष्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा ए अधिक लंबा, बी अधिक छोटा, सी गोलाकार, डी वही रहेगा। इसका सही उत्तर है सी, गोलाकार। गोलाकार मतलब वो ऊपर की तरफ नुकीली नहीं होगी। नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बिना गर्म हवा ऊपर नहीं उठती, अच्छा, इसलिए लौ ऊपर की तरफ खींचने के बजाय एकदम गोल हो जाती है। देखना कितना जादुई लगता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकेशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चलता है। इसका कारण है ए तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, बी तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, सी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। सही उत्तर है डी, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो ये सारा खेल पृष्ठ तनाव का है। बिल्कुल, जितना अधिक पृष्ठ तनाव होता है, केशनली में उसका ऊपर की तरफ खिंचाव भी उतना ही मजबूत होता है। बहुत ही बारीकी से समझाया आपने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ए स्याही का सोखना, बी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सी सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, डी पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। इसका उत्तर है डी, पौधे की जड़ों से जल का ऊपर चढ़ना। हाँ, स्याही सोखने या सूती कपड़े पर पानी फैलने में केवल केशिकत्व होता है। तो फिर पौधों में क्या अलग होता है? पौधों की जड़ों से पानी ऊपर चढ़ने में वाष्पोत्सर्जन, जिसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, उसकी भी बड़ी भूमिका होती है। मतलब पत्तियां जो पानी भाप में बदलती हैं, वो भी पानी को ऊपर खींचता है? एकदम सही। बेहतरीन तथ्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस, डी आइंस्टाइन। सही उत्तर है ए, न्यूटन। सेब गिरने वाली कहानी तो सबको याद ही है। हाँ, पर न्यूटन ने ही पहली बार गणितीय रूप से सिद्ध किया था कि ब्रह्मांड का हर कण दूसरे कण को अपनी ओर खींचता है। ये वाकई हमारे भौतिक विज्ञान की नींव है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे जरा सोचिए, एक मोमबत्ती की लौ के आकार से लेकर पौधों में पानी चढ़ने और अंतरिक्ष में ग्रहों के घूमने तक, ये सब उन्हीं चंद भौतिक नियमों से बंधा है जिनकी हमने अभी चर्चा की। क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन का कोई ऐसा हिस्सा है जो इन अदृश्य बलों से अछूता हो?